Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि भारत देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है समय के साथ ओवर द इयर्स, और क्या कंट्रीब्यूशन हमारे भारत देश का रहा है ओवरऑल वर्ल्ड के साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस में। ठीक है, बहुत ही कॉमन चीज़ है और मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें इसमें से ऐसी होंगी जो आप पहले से शायद जानते भी होंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं उन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। अगेन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आई एम फॉलोइंग द बुक नितिन सिंघानिया, सो उस बुक में जो रेलिवेंट चीज़ें दी हैं वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यदि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स की, यानी मैथमेटिक्स की फील्ड में भारत देश का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो जीरो का कॉन्सेप्ट है वो हमारे भारत देश में पहली बार इजाद हुआ 1000 BC या 1000 एडी के बीच में, कहीं पे समय के अंदर में ऐसा माना गया है कि जीरो का कॉन्सेप्ट जो है हमारे देश में आया है। सो सोचिए, मतलब इतनी बड़ी चीज है जीरो का कॉन्सेप्ट। जीरो ना होता तो शायद आज मॉडर्न मैथमेटिक्स जो हम जानते हैं वो पूरी की पूरी होती ही ना। जीरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे भारत देश ने दुनिया को दिया है। सबसे जो ओल्डेस्ट बुक दोस्तों मैथमेटिक्स की है जो ना हम जानते हैं, दैट इज सुलवा सूत्रा, रिटन बाय बुधियान इन द 6th century BC। ठीक है, बुधियान बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सुलवा सूत्र लिखी थी, वो ओल्डेस्ट नोन भारत की बुक मैथ्स की मानी जाती है। अब ये सब जो नाम है दोस्तों, ये नाम प्लीज आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज इसको गलत मत करिएगा। दूसरा दोस्तों, आर्यभट्टा का नाम तो आप सभी जानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आर्यभट्टा का नाम ना लिया जाए अगर मैथ्स की बात करें तो। आर्यभट्टा नाम की इनफैक्ट सैटेलाइट भी है जो स्पेस में भेजी गई है। इतने ज़्यादा महान वो मैथमेटिशियन थे कि उनके नाम पे सैटेलाइट भी रखी गई है। सो उन्होंने आर्य भाटिया नाम की किताब लिखी 499 AD के अराउंड, जिसमें 4 सेक्शन में उन्होंने इसको बांटा। पहले सेक्शन में बिग डेसिमल नंबर्स के बारे में उन्होंने बताया, उनको अल्फाबेट से डिनोट करके एक नोटेशन बनाई। दूसरा जो है नंबर थ्योरी पे था। तीसरा जो है दूसरा इनफैक्ट नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और बीज गणित, इन सभी चीज़ों पे था। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर दूसरी बुक थी, और तीसरी और चौथी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर उन्होंने लिखी थी। तो सोचिए कितने बड़े और महान व्यक्ति थे जिन्होंने मैथ्स में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपने जीवन काल में किया। ऐसे दोस्तों अपस्तंभ नाम के एक और मैथमेटिशियन आए जिन्होंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए, तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। और अरब्स ने इनफैक्ट इतना ज़्यादा महानता इंडियंस को दी कि उन्होंने मैथ्स को हिंदी सैट या फिर इंडियन आर्ट, हिंदी सैट या इंडियन आर्ट के नाम से उन्होंने दिया। क्योंकि एक ज़माना था दोस्तों जब भारत देश ही एक ऐसा देश था जहाँ पे मैथमेटिक्स अपने चरम सीमा पे फ्लरिश किया करती थी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हिंदी सत के नाम से अरब्स भारत को पुकारा करते थे उस समय। इसके अलावा दोस्तों ब्रह्मगुप्त भी बहुत बड़े महान मैथमेटिशियन हुए, साइंटिस्ट हुए। उनकी कंट्रीब्यूशन भी हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने जो किताब लिखी ब्रह्मगुप्त सिद्धांतिका 7th century AD के अराउंड, एंड जीरो उसमें सबसे पहली बार नंबर की तरह वहां पे यूज हुआ। तो आप पूछ सकते, अगर आपसे पूछे कि जीरो इंडिया में इन्वेंट तो हुआ लेकिन किसने किया, तो कहीं ना कहीं इसमें ब्रह्मगुप्त जी का सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो प्लीज ब्रह्मगुप्त नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। नेगेटिव नंबर्स जो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये तक के हमारे भारत देश की देन है। इसके अलावा 9th century AD में महाविचार्य रोड गणित सार संग्रह इन विच ही डिस्क्राइब मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। अब सोचिए एलसीएम निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की देन मैथमेटिक्स को है। किसने दिया था? महाविचार्य, गुरु या ऋषि या फिर साइंटिस्ट, आप उनको जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, प्लीज इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये हो गया दोस्तों एंशिएंट पीरियड की बात। अब हम आते हैं मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में नारायण पंडित जो हैं वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने गणित कौमुदी और बीज गणित वतमसा के नाम से किताबें लिखी और अपने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। इसके अलावा भास्कराचार्य आए जिन्होंने 12th century AD के अराउंड सिद्धांत शिरोमणि नाम की किताब लिखी,
जिसको 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों का अलग अलग नाम दिया, लीलावती, बीजगणित, गोलध्याय और ग्रह गणिता। और इन सभी बुक्स में इन्होंने साइक्लिक मेथड टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशंस निकाला, यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का पहली बार मेथड भास्कराचार्य जी के नाम पे जाता है। और लीलावती जो इनकी किताब थी उनको जेम्स टेलर ने यहाँ तक के इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई। तो इसके अलावा नीलकंठ सोमसूतवन रोड तंत्र संग्रह, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सोचिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे भी हमारे भारत देश में जो है मैथमेटिशियंस हुए हैं जिन्होंने काम किया है। तो नीलकंठ सोमसूतवन का नाम आप याद रख सकते हैं। लीलावती वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन बाय फैजी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जेम्स टेलर ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, पर्शियन लैंग्वेज तक में भी ट्रांसलेट किया गया फैजी के द्वारा। एंड फिरोज शाह तुगलक जैसे महाराज जो हुए हैं उन्होंने दिल्ली में, और फिरोज शाह बहमानी ने दौलताबाद में उन्होंने अपने ऑब्जर्वेटरीज बनाई जहां से एस्ट्रोनॉमी वगैरह वो लोग किया करते थे। तो ये हमारे मैथमेटिक्स की फील्ड में इंडियंस का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों वो ये है कि आप याद रखिए नाम मेन आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये 3 मेन हैं। बाकी जो मैंने आपको छोटे छोटे चीज़ें बताई उनको भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें भारत का कंट्रीब्यूशन रहा है वो दोस्तों फील्ड ऑफ मेडिसिन में। आप सभी जानते हैं दोस्तों आयुर्वेदा इतनी प्राचीन साइंस है जो दुनिया को भारत देश ने दी, और आज भी आयुर्वेद का केवल भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया में यूज किया जाता है ट्रीटमेंट चीजों को करने का। वो अलग बात है कि एलोपैथी के आने से आयुर्वेद का जो प्रचलन है धीरे धीरे घट गया है, लेकिन उसके बाद भी आज भी उसका बहुत सारी बीमारियां जो एलोपैथी तक ठीक नहीं कर पाता, ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद से वो ठीक करना उनको संभव है। ठीक है, तो इसलिए आप मानिए कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत ने मेडिसिन के फील्ड में भी दिया है। सबसे पहले इसमें जो लोग व्यक्ति आए दोस्तों वो थे अश्विनी कुमार, जिनको डिवाइन स्टेटस भी दिया गया था। डिवाइन स्टेटस क्यों? क्योंकि भाई भगवान का रूप उनको माना जाता था, क्योंकि वो बीमारियों को ठीक करने में लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा अथर्ववेद में डिजीज क्योर्स एंड मेडिसिन के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है, यानी हमारा जो अथर्ववेद है वेदों तक में डिजीजेज उनके बीमारियों के इलाज वगैरह के बारे में बातें लिखी गई हैं। और इनके जो सेंटर थे लर्निंग के तक्षशिला और वाराणसी थे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आया मेडिसिन की फील्ड में जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो थे चरक संहिता लिखी गई। चरक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चरक ने इस बुक को लिखा था। और इसके अंदर दोस्तों यूज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस के बारे में बताया गया कि प्लांट्स एंड हर्ब्स को कैसे दवाइयों के रूप में उपयोग किया जा सके। अलग अलग नामों से अलग अलग फील्ड्स ऑफ मेडिसिन को पुकारा गया, जैसे कि काव्य चिकित्सा हो गया जनरल मेडिसिन, कौमार भारतीय पीडियाट्रिशियन को बोल दिया गया, शाल्य चिकित्सा सर्जरी को बोल दिया गया, सलाह के तंत्र ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों की प्रॉब्लम को बोल दिया। यहाँ तक कि भूत विद्या नाम की भी उस टाइम पे मेडिसिन चलती थी, क्योंकि भूतों को बहुत ज्यादा उस समय माना जाता था, इसलिए डिमोनोलॉजी यानी भूत विद्या भी हमारे भारत देश में प्रचलित उस समय पे थी। भले आज के डेट में इसका चलन कम हो गया है, खत्म हो गया है, लेकिन इसके बारे में भी बहुत कुछ भारत देश में कहा गया है। अगाड़ा तंत्र टैक्सिकोलॉजी, तंत्रों के बारे में भी कहा गया है। रसायन तंत्र एलिक्साइरिस यानी कि केमिकल्स लिक्विड्स कैसे बनाने, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई। वजीकरण तंत्र यानी एफ्रोडीजियक्स, मंत्र तंत्र, सारी चीजें दोस्तों भारत देश में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही। ऐसा माना जाता था दोस्तों प्राचीन भारत में कि किसी भी शरीर की बीमारी के 3 मुख्य कारण हैं या 3 दोष हैं, दैट इज बाइल, फ्लेम एंड विंड। 3 दोष हैं जो ह्यूमन बॉडी के अगर इनको कंट्रोल कर लिया गया सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, ऐसा माना जाता था। और इसके बाद चरक संहिता के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक आई वो आई सुश्रुता संहिता, सुश्रुता के द्वारा उनको लिखा गया था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्जरी के कंट्रीब्यूशन सुश्रुता जी ने भारत देश के लिए किए हैं। एंड इट हैड अ फोर्टे ऑन राइनोप्लास्टी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों की सर्जरी और राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी, नाक अगर किसी का टेढ़ा हो उसको सीधा करने का जो काम है वो आपका सुश्रुता संहिता में बताया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हमारे प्राचीन भारत से चली आ रही है। सर्जरी को जो नाम उस समय पुकारा जाता था वो था सशस्त्र कर्मा। एंड बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडिया टू आयुर्वेदिक सिस्टम टू तिब्बत एंड चाइना। सोचिए यानी कि आयुर्वेदा को चाइना और तिब्बत में भी बुद्धिस्ट मंक्स लेकर के गए, दुनिया में फैलाया। मिडिवल पीरियड हैड सरंगधारा संहिता 13th century emphasized use of opium in medicine and urine formation, राइट। तो सरंगधारा संहिता 13th सेंचुरी में लिखी गई और ओपियम वगैरह का यूज भी यहाँ पे इसमें बताया गया।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीजें हैं, दो हैं, एक चरक संहिता और दूसरा सुश्रुता संहिता। बाकी चीजों को आप थोड़ा बहुत निगलेक्ट भी करते हैं तो चलता है, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो पुराने ज़माने में दोस्तों माना जाता था कि धरती जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। आज भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में फॉलो करते हैं तो आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि 5 तत्वों को मिलकर इंसान की बॉडी या धरती बनाई गई है। क्या-क्या है? अर्थ है जो स्मेल से रिलेट करता है, फायर है जो विजन से रिलेट करता है, एयर जो फीलिंग से रिलेट करता है, वाटर टेस्ट से और ईथर जो साउंड से रिलेट करता है। ये यानी अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड ईथर, ये 5 चीज़ों को माना गया है मिल करके ह्यूमन बॉडी या धरती को बनाते हैं। बाद में बुद्धिस्ट फिलोसफर्स वगैरह आए, उन्होंने ईथर को लाइफ, जॉय और सॉरो से बदल दिया। पहले उसको साउंड माना जाता था, बाद में उन्होंने लाइफ, जॉय और सॉरो से बदल दिया। फिलोसफर बिलीव दैट 4 एलिमेंट्स आर पैल्पेबल, यानी कि माना गया था कि 5 में से जो 4 एलिमेंट्स हैं वो उनको आप फिजिकल वर्ल्ड में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन जो 5वां एलिमेंट है उसको आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ईथर को 4 एलिमेंट्स को आप कर सकते हो। इसके बाद महर्षि कर्नाड आए। आप सभी जानते हैं महर्षि कनाडा या कर्नाड। उन्होंने बोला कि दुनिया को बहुत छोटे-छोटे कणों में यानी अणुओं में और परमाणु में बाँटा जा सकता है, ठीक है, अणु में, और उस फर्दर कण को छोटा किसी भी टुकड़े में काट नहीं सकते हैं। तो ये महर्षि कर्नाड ने हमारे दुनिया में कंट्रीब्यूशन किया, एटम्स के बारे में बताया गया। सोचिए मतलब इतना बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन कर दिया जो सदियों बाद जो है साइंटिस्ट ने बाद में डिस्कवरी की, लेकिन महर्षि कर्नाड तब के तब वो बोल करके चले गए। इसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों, रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रस विद्या, ऑल मीन साइंस ऑफ लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च भारत देश में पुराने ज़माने में की गई, और आयरन की मेटलर्जी में भी बहुत रिसर्च की गई। जैसे कि कुतुब मीनार का जो आयरन पिलर है वो मेटलर्जी का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है जो प्राचीन भारत में यूज़ किया गया। यहाँ तक के दोस्तों नागार्जुन नाम के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए जिनको माना जाता था कि वो किसी भी धातु को सोने में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। इतनी ज़्यादा नॉलेज उनको केमिस्ट्री की है कि किसी भी मेटल को वो सोने में कन्वर्ट कर दें, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था। हालांकि ये पता नहीं कितना सच है या झूठ है, इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि उनके पास इतनी नॉलेज थी कि वो ऐसा करने में सफल हो जाया करते थे। तो उसने रसरत्नाकारा नाम की बुक लिखी और उत्तर रत्नकारा नाम की भी बुक लिखी टू सप्लीमेंट सुश्रुता संहिता एंड डील्स प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल ड्रग्स। सोचिए यानी मेडिसिन और ड्रग्स को बनाने में बहुत सारी जो प्रोसीजर्स हैं, विधियां हैं, वो हमारे उन्होंने नागार्जुन ने बताई। इसके अलावा एनी अकबरी यानी अकबर के जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें इनफैक्ट बायोग्राफी है उसमें अकबर नहीं, एनी अकबरी किताब है, बायोग्राफी नहीं है, किताब है अकबर की, जिसमें रेगुलेशन ऑफ परफ्यूम्स, मुगल मैन्युफैक्चर्ड गन पाउडर वगैरह का जिक्र है। यानी कि सोचिए परफ्यूम्स वगैरह भी मुगल्स तब से जानते थे बनाना, और गन पाउडर तो उस समय जानते ही थे क्योंकि तोप और बंदूकों का यूज उस समय धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। बार महिरा वर्कड ऑन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो बार महिरा भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, तो उन्होंने जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी वगैरह पे काम किया है। उन्होंने बृहद संहिता नाम की किताब लिखी है जहाँ पे क्लाउड थ्योरी उन्होंने प्रोपाउंड किया। क्लाउड थ्योरी यानी कि बादल कैसे बनाए जाते हैं। आज भले हमें ये चीज़ बहुत सिंपल लगती हो, छोटे से छोटा तीसरी क्लास का बच्चा भी वाटर साइकिल और क्लाउड के फॉर्मेशन के बारे में जानता है, लेकिन हमारे प्राचीन समय में कहीं ना कहीं भारत देश ने ही इस ज्ञान को दुनिया में दिया है, और जो महान व्यक्ति हुए हैं वो बार मीरा हुए हैं, उन्होंने बहुत काम किया। इसके अलावा दोस्तों शिप बिल्डिंग और नेविगेशन के भी फील्ड में काफी ज्यादा काम किया गया है। संस्कृत भाषा में उसको युक्ति तल्प तारू के नाम से जाना जाता था, विच मीन्स टेक्निक्स ऑफ शिप बिल्डिंग। इसके अलावा दोस्तों शिप के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग संस्कृत के नामों से पुकारा जाता था। वो सभी नाम आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा अलग से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से भी अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। हो सकता है कि शिप बिल्डिंग के बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा चर्चा करूँ, आप चिंता मत करिए। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कभी छूट जाते हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर या फिर किसी एक सेपरेट लेक्चर में बना करके आप सभी को बता दूंगा। बट यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको सारा का सारा चैप्टर कवर करा दिया। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बड़ा शॉर्ट, स्वीट, सिंपल और मज़ेदार टॉपिक है, और आप अगर इतना समझते हैं तो मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर आपको बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस वीक।